जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल RBSM में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की विज्ञान, जिसमें 5 चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे। उनके सारे वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं विथ नोट्स। आप उनके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लो, क्लासेज ले लो, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो अब बिना टाइम खराब करे हम आगे चलते हैं। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 9th का विज्ञान का अध्याय नंबर 6 है, जिसका नाम है उत्तक। तो उत्तक, और जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोल देंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार बुर्डक। तो अपन जल्दी ही अब कॉपी और पेन लीजिए और हेडिंग डाल के बैठ जाइए उत्तक। ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से तब समझ में आएगा जब आप इससे पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो, कोशिका वाला चैप्टर, क्योंकि उत्तक है वो कोशिकाओं से ही बनता है। तो आपको कोशिकाओं का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप उत्तक को आसानी से सरलता से समझ सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए उत्तक, और इसको पहले थोड़ा समझते हैं। आज के दिन थोड़ा बेसिक टाइप चलेगा, तो आपको ज़्यादा जोड़ नहीं आएगा। ये उत्तक है, थोड़ा याद करने वाला चैप्टर ज़्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़े से शब्द हैं वो हार्ड लग सकते हैं आपको। तो इसको अच्छे से थोड़ा बार बार रिवाइज करना है, इसको याद ज़्यादा करना है। बाकी इसमें समझने लायक चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपन उत्तक को समझते हैं। देखो, यदि कोई एक कोशिकीय जीव है, ध्यान देना, एक कोशिक जीव, यानी एक कोशिक जीव का मतलब जिसमें कितनी कोशिका है? एक कोशिका। पिछले चैप्टर में सब कुछ बता दिया, जैसे एग्जाम्पल भी बताए थे आपको। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो इन लोगों में तो क्या होती है? एक ही कोशिका होती है। तो एक ही कोशिका सारे काम करती है। खाना इकट्ठा करना हो वही करेगी, उत्सर्जन करना हो कोशिका वही करेगी, परासरण विसरण जो भी काम करने हो, प्रकाश संश्लेषण है कि नहीं है, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा, खाना अंदर लेना, पाचन करना, सारे काम कौन करेगी? एक ही कोशिका करेगी। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अब ध्यान से सुनना, बेसिक से चल रहे हैं अपन। यदि कोई बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि अपन अपना उदाहरण ले लेते हैं, मानव मान लो, मानव। अब मानव में कोशिकाएं होती है करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में, बहुत ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो ये कोशिकाएं, ऐसा नहीं कि हर कोशिका ही हर काम करेगी। यहाँ क्या होता है? कोशिकाओं के झुंड बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं, और उनको कार्य बांट दिए जाते हैं। ध्यान से बात को समझना। कोशिकाओं के समूह होते हैं और उनको कार्य बांट दिए जाते हैं, यानी कोशिकाओं के समूह हैं वो विशिष्ट काम करते हैं यहाँ पे। तो विशिष्ट काम का मतलब क्या कहूंगा? यहाँ पे क्या बन जाते हैं? कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं, जिनकी आकृति वगैरह सेम होती है और वो सारी मिलके एक काम को निपटाती हैं। तो ये जो कोशिकाओं के समूह हैं वो कौन से काम करते हैं? विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे कोई है, कोई कोशिकाओं का समूह है, वो हार्मोन का श्रावण करेगा, तो वो पूरा समूह मिलके हार्मोन का श्रावण करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, अपने गले में थायराइड ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि के अंदर की कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती हैं। तो वो झुंड बन गया कोशिकाओं का। एक ग्रंथि में एक कोशिका तो है नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो वो मिलके श्रावण करती है। तो ये कोशिकाओं का समूह है, मिलके कोई विशेष काम करते हैं, और इसी जो इस झुंड को है अपन क्या बोल देंगे? उत्तक। तो इंपॉर्टेंट बातें अभी इनको सिस्टमेटिक लिख लेंगे, लेकिन आपको एक बार पता हो जाना चाहिए कि उत्तक होता क्या है। तो याद हो गया होगा कि उत्तक है वो एक कोशिकाओं का समूह है, जो सभी कोशिकाएं एक समान काम, विशिष्ट कार्य करती हैं। ऐसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और ये कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं दिखने में समान आकृति की होती हैं, ऐसे झुंड बनते हैं। तो आखिर जीव का निर्माण हुआ कैसे? बेसिक से चलते हैं। तो देखो, जब पहले तो है कोशिका, कोशिका के मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा? उत्तक बनेगा। ध्यान रखना, अगली स्टेज क्या है? उत्तक। अब खूब सारे उत्तक, 2-3 उत्तक मिलके एक अंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अंग, ऑर्गन। अंग का मतलब जैसे फेफड़ा बन गया, तो फेफड़े के अंदर 2 या 3 टाइप के उत्तक मिल गए तो वो फेफड़ा बन गया। ऐसे ही किडनी बन गई, लीवर बन गया। तो अंग का निर्माण किसके मिलने से होता है? उत्तकों के मिलने से। जैसे किडनी के अंदर है, कुछ स्रावित करने वाले उत्तक भी होते हैं, कुछ उत्सर्जन करने वाले उत्तक भी होते हैं, फिल्टर करने वाले उत्तक भी होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के उत्तक आके क्या बन चुका है? अंग बन चुके हैं। ध्यान देना। फिर अंग बन के एक अंग तंत्र बना लेते हैं पूरा का पूरा।
2 3 4 5 अंग मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अंग तंत्र। जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। जैसे पाचन तंत्र का एग्जांपल ले लो। पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। आमाशय एक अंग है, छोटी आंत अंग है, बड़ी आंत अंग है, मुख, दांत, जीभ, तो ये सारे अंग हैं और ये सारे अंग मिलके क्या बना रहे हैं? अंग तंत्र। तो देखो आए वापस से, कोशिका बना, उत्तक बना, अंग बना, अंग तंत्र बना, और 2 4 5 10 अंग तंत्र मिलेंगे। जैसे मानव बॉडी में कैसे होगा? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, आपका रक्त तंत्र, ये सब यानी जिसको परिसंचरण तंत्र बोल दो, ये सारे तंत्र मिलके एक जीव का निर्माण कर लेंगे। तो ये जाके क्या बन जाएगा? जीव। तो ऐसा मामला किनमें पाया जाता है? बहुकोशिक जीवों में। तो आपने पिछला चैप्टर क्या पढ़ लिया था? कोशिका। और अब अगला चैप्टर क्या पढ़ रहे हो? उत्तक, यानी जीव की दूसरी स्टेज है। बेसिक से चल रहे हैं अपन। कोशिका पढ़ लिया। अब तो ये सीक्वेंस याद करना है आपको, ये 12वीं तक काम आएगा कि कोशिका होता है, कोशिका से मिलके क्या बनेगा? उत्तक बन जाएगा। उत्तक से मिलके क्या बनेगा? अंग बन जाएगा। अंग से क्या बन जाएगा? अंग तंत्र बन जाएगा। और अंग तंत्र मिला के क्या बन जाएंगे? जीव बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। तो ये होता है सीक्वेंस। और आपको उत्तक की परिभाषा आएगी एग्जाम में, याद हो जाएगी। उत्तक क्या होता है? तो बहुत सारी कोशिकाओं का ऐसा समान आकृति वाली कोशिकाओं का समूह होता है, जो ये पूरा समूह एक विशेष काम करता है, विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह को उत्तक कहते हैं। तो अब मैं कुछ बातें लिखना, अब अपना आगे के क्या करेंगे? 2 प्रकार के मेनली उत्तक पढ़ेंगे। पादपों का उत्तक बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है और जंतुओं का उत्तक बिल्कुल अलग तरीके का होता है। तो फिर अपन ने उत्तक को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो पहले आज के दिन शुरुआत करेंगे पादप उत्तक की। तो पहले लिखना प्रारंभ करता हूं मैं। ये अभी कुछ भी लिखने लायक नहीं है, ये सिर्फ समझा है, इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं। लीजिए मैंने शुरुआत कर दी है, यहीं से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। चैप्टर को शुरू से याद करना है। उत्तक आ जाइए, सब समझाया हुआ है। एक कोशिक जीवों में सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं, बता दिया। परंतु बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन, ये वर्ड श्रम मतलब मजदूरी का विभाजन कर दिया जाता है कि ये कोशिकाएं ये काम करेगी, ये झुंड ये काम करेगा, ये काम करेगा। और जैसे पाचन तंत्र में क्या कौन सा अंग क्या काम करेगा, सब बंटवारा हो रखा है। एक कोशिका की जिम्मेदारी नहीं है सारा काम करना। कोई कोशिका भोजन बनाएगी तो कोई उत्सर्जन करेगी, कोई श्रावण करेगी, कोई प्रतिरक्षा का काम करेगी, कोई ऑक्सीजन सप्लाई का काम करेगी। तो ध्यान रखना, ये लाइन कभी भी आ जाए। बहुकोशिक जीवों में क्या पाया जाता है? श्रम विभाजन, यानी काम का बंटवारा पाया जाता है। बहुत ही मस्त प्रश्न है। आ जाए फिर उत्तक की परिभाषा। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी आकृति एक समान होती है। जब भी देखो उत्तक बनते हैं तो जो कोशिकाएं मिलती है ना आके, वो सेम आकृति वाली सी होती हैं लगभग। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी आकृति एक समान होती है तथा यह समूह किसी विशिष्ट कार्य को करता है, स्पेशल काम करेगा, इस समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है। फिर आ जाओ, कोशिका से मिलके क्या बनेगा? उत्तक। उत्तक से मिलके क्या बनेगा? अंग। अंग से मिलके क्या बनेगा? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलके क्या बनाएंगे? जीव या शरीर बना लेंगे। और कुछ एग्जांपल दे दे शुरू में कि उत्तक के उदाहरण क्या है, वैसे सब आगे आएंगे। ब्लड यानी रक्त आपका एक उत्तक है। पेशी ये उत्तक है। फ्लोएम, जाइलम ये सब उत्तक हैं। बता देता हूं थोड़ा थोड़ा। रक्त के का काम है? रक्त का काम है ऑक्सीजन को लेना ले जाना, उत्सर्जन का काम करना है। तो ये विशेष कार्य कौन करता है? रक्त। तो ध्यान रखना, कभी भी ब्लड पूछे तो ये किसका उदाहरण है? रक्त, सॉरी उत्तक का। पेशी का काम क्या है? पेशी का काम है संकुचन करना। हाथ को ऊपर उठाया, नीचे किया, वजन उठाया, संकुचित करना, प्रसारित होना, ये काम पेशी का है। ये फ्लोएम और जाइलम कुछ लोग जानते होंगे, ये पौधों में पाए जाते हैं। फ्लोएम का काम है खाने को इधर उधर लेके जाना। पत्तियां खाना बनाती है और उस खाने को पौधे के हर भाग तक लेके जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। जाइलम में ज आ रहा है तो इसका काम है जल ले जाना। जड़ें मृदा से यानी मिट्टी से जो पानी लेती है, उस पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसने ले रखा है? जाइलम ने। तो इनने अपने अपने काम बांट रखे हैं, इनके विशेष काम है, अतः ये उत्तक की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहीं से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, आसानी से लिख लो और फिर हेडिंग डाल लो, पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू, जो अच्छे से पढ़ेंगे।
हेडिंग डाल लीजिए पादप उत्तक, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अच्छे से पहले एक टेबल याद करेंगे अपन। यदि टेबल याद कर लोगे ना आप, तो लगभग यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अंदाजा लग जाएगा कि कहां से आ रहा है। तो देखो पादप उत्तक है, वो साथ साथ ही बनाएंगे टेबल। 2 प्रकार का होता है, पहले इसको निपटाते हैं टेबल को। पादप उत्तक भी 2 प्रकार का बिल्कुल है। विभज्योतक उत्तक, वैसे नाम याद करते जाओ थोड़े थोड़े। विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक विभाजन करने वाला उत्तक, बस नाम से पता चल गया। अर्थात पादपों में जो जो कोशिकाओं का समूह विभाजित होगा उसकी हाइट बढ़ाएगा, पौधे की मोटाई बढ़ाएगा, तो ये वाले उत्तक होते हैं विभज्योतक उत्तक। याद हो जाएगा। इसमें भी 3 टाइप याद करने हैं, इसलिए ये टेबल बना रहा हूं। टेबल पहले याद हो जावे। शीर्षत विभज्योतक, पार्श्वे विभज्योतक, ये नाम ही हार्ड लग सकते हैं, बाकी 1-2 बार देखोगे याद हो जाएंगे। कोई ट्रिक व्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे याद करो ढंग से। विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक, सब आगे पढ़ेंगे, पहले सारणी बना रहे हैं सिर्फ, ताकि एक रूपरेखा बन जाएगी कि अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं। इतना सब पढ़ना है। पादप उत्तक, इधर तो कौन सा उत्तक है? विभज्योतक उत्तक। और कितने प्रकार के? शीर्षत विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक। इधर होता है स्थायी उत्तक। दोबारा समझाएंगे इस पूरी सारणी को। स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक में भी 2 टाइप हैं, ऐसे पढ़ते जाएंगे अपन। सरल स्थायी उत्तक, ताकि एक बार रूपरेखा बन जाओ तो तुम्हें पता चल जाओ कि क्या है। और इधर आ जाएगा जटिल स्थायी उत्तक। तो यहीं से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आ जाइए वापस से। पादप उत्तक मेनली 2 प्रकार के हो गए, विभज्योतक उत्तक, स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक में 3 टाइप पढ़ेंगे, शीर्षत, पार्श्वे, अंतर्विष्ट। नाम से पता है, शीर्षत सिरे पे पाया जाएगा, टिप पे। पार्श्वे का मतलब साइड में पाया जाएगा। अंतर्विष्ट का मतलब कहीं बीच में पाया जाएगा। जब समझाएंगे, जब बात करेंगे। आ जाओ इधर स्थायी उत्तक, मतलब ये विभज्योतक था, ये विभाजन कर सकता है, लेकिन स्थायी उत्तक का मतलब कोशिकाओं ने विभाजन करने की क्षमता खो दी, वो फिक्स हो चुका है, अब उसके काम बढ़ चुके हैं, अब वो स्पेशल काम करने लग जाएंगे। जैसे कि आपने अभी जाइलम फ्लोएम 2 नाम सुने थे, वो पानी को इधर उधर ले जाने लग जाएंगे, खाने को इधर उधर ले जाने लग जाएंगे, विभाजित नहीं होंगे। तो उनमें भी 2 टाइप होते हैं। एक तो सरल वाले स्थायी उत्तक होते हैं जिनमें सिंपल कोशिकाएं पाई जाएगी। एक जटिल वाले स्थायी उत्तक होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोशिकाएं, कई प्रकार के फीचर पाए जाएंगे। तो ये हो गया सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। अब आ जाओ, इसमें भी 3 टाइप पढ़ेंगे। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा नाम ढंग से याद करने हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तीनों नाम ढंग से पढ़ लो। इसलिए उत्तक लोगों को हार्ड लगता है, क्योंकि कुछ नाम अजीब से आते हैं पेपर में, अपन को लगता है ये तो मुझे आता ही नहीं। लेकिन आप ढंग से शुरू से पढ़ो, सब याद हो जाएंगे। सरल स्थायी उत्तक 3 पढ़ेंगे अपन। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तीनों याद हो गए। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये आगे काइमा काइमा वर्ड ज्यादा दिख जाता है, इसका मतलब वो सरल स्थायी उत्तक है। फिर पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक। जटिल में दोनों पढ़ लेंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो दोनों नाम पहले भी आए। जाइलम उत्तक का काम है पानी को ले जाना, और फ्लोएम उत्तक का काम है पौधों में खाने की सप्लाई देना। तो इसमें 2 पढ़ेंगे भाई। क्या क्या पढ़ेंगे? जाइलम और फ्लोएम। ये लो। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? तो बस ये कुछ भी पूछ सकता है कि जाइलम किस प्रकार का उत्तक है। 4 ऑप्शन आ गए। तो यहां से टेबल याद रहेगी ना, तो अपन आराम से आंसर निकाल देंगे। जैसे बोल देगा कोलेनकाइमा किस प्रकार का उत्तक है,
ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए। बोल देगा पेरेनकाइमा एक विभज्योतक उत्तक है, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। बोल देगा पेरेनकाइमा एक सरल स्थायी उत्तक है, तो बिल्कुल सही है। बोल देगा जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है, तो बिल्कुल सही है। तो टेबल याद होगी तो अपन को दिमाग में स्पष्टता रहेगी कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस सिस्टम से पढ़ेंगे अपन। तो अब आ जाओ पादप उत्तक दो प्रकार के, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। तो पहले तो ये पढ़ेंगे विभज्योतक उत्तक, फिर स्थायी उत्तक, फिर विभज्योतक में 3 पढ़ेंगे, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक। और फिर स्थायी उत्तक में 2 टाइप पढ़ेंगे, सरल वाले स्थायी, जटिल वाले स्थायी। सरल वाले स्थायी में 3 पढ़ेंगे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ लेंगे। फिर जटिल में 2 पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। अब आज कितना हो पाता है उतना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेडिंग डालूंगा मैं विभज्योतक उत्तक, तो ये टेबल आप पहले बना लीजिए, फिर अपन नई हेडिंग पे काम करते हैं। विभज्योतक उत्तक को पढ़ते हैं, किसे क्या कहते हैं, इनके तीनों टाइप क्या होते हैं, डायग्राम कैसे बना के आना है एग्जाम में, जल्दी नोट कीजिए। आ जाइए भाई, विभज्योतक पहला, बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं, बहुत ही सिंपल है। पौधों में वृद्धि वाले क्षेत्रों में, जहां देखो जब भी कोई पौधा होता है उसकी हर कोशिका विभाजित नहीं होती है, ध्यान रखना। उसमें बहुत सारे टिश्यू यानी उत्तक होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, यानी वो अब विभाजित नहीं होंगे। और जहां से पौधा बढ़ता है वहां क्या होते हैं, कोशिकाओं के झुंड पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं विभज्योतक। जैसे पौधा एक तो ऊपर की तरफ बढ़ता है शुरुआत में बहुत ज्यादा, तो उसके ऊपर की ओर, ऊपर के जो सिरे होते हैं, तने का ऊपरी सिरा होता है, वहां पे ये विभज्योतक काफी मात्रा में पाया जाता है। तो वो वहां से क्या पौधा बढ़ने लग जाता है। फिर पौधा एक बार एक अच्छी हाइट ले लेता है, फिर पौधा है वो, उसका तना है वो परिधि बढ़ती है, यानी तने की त्रिज्या या व्यास बढ़ता है, तना मोटाई में बढ़ता है, तो फिर है ना वो विभज्योतक है ना इस साइड में पाया जाता है ताकि इधर पौधा बढ़ सके। तो ये विभज्योतक है ना अलग अलग लोकेशन पे पाए जाते हैं, पौधे में हर जगह नहीं पाए जाते। तो चलो आगे बात करते हैं। पौधों में वृद्धि वाले क्षेत्रों में, जहां जहां वृद्धि हो रही है, वृद्धि वाले क्षेत्रों में विभाजित होने वाला उत्तक पाया जाता है, सही बात है, जिससे क्या कहेंगे, विभज्योतक कहते हैं। परिभाषा आ जाओ तो ये लिख के आनी है कि विभज्योतक क्या होता है। पौधों में जो वृद्धि वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे विभाजित होने वाला जो उत्तक होता है वो क्या हो जाएगा, विभज्योतक हो जाएगा। अब ध्यान देना, विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पे ये उत्तक 3 प्रकार का होता है। उनकी लोकेशन के आधार पे कि वो कहां पाए गए, उसके आधार पे 3 नाम और याद करने हैं कि वो कहां कहां पाए गए। अब इस चित्र से समझ में आएगा, ये चित्र देखो कोई तना है, उसका चित्र है, तो इस तने के ऊपर देखो यहाँ पौधा ऐसे हाइट में बढ़ेगा, ऐसे तो ऊपर की ओर जाएगा, तो ये यहाँ पे कोशिकाएं है ना वो विभाजित होती हैं। 1 की 2 कोशिकाएं बनी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, तो पौधा ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे तेजी से बढ़ता है ऊपर की ओर। देखा कभी आपने, जब आप यदि किसी पौधे को ऊपर से उड़ा दोगे कैंची से तो फिर वो साइड में टहनियां आनी स्टार्ट हो जाती है, ऊपर बढ़ना कम पड़ जाता है, क्योंकि आपने ऊपर वाला उत्तक हटा दिया है उसका। तो ऊपर जब तक पौधा बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर शीर्षस्थ सिरे में शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है, तो ये ऊपर के सिरे में ये विभाजित होने वाला उत्तक पाया जाता है, अतः इसको क्या कहेंगे, शीर्षस्थ विभज्योतक। तो डायग्राम में यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से कर रखा है ये कौन सा विभज्योतक है, शीर्षस्थ विभज्योतक। अब इनको साथ साथ पढ़ते जाते हैं, फिर लिख देंगे। शीर्षस्थ विभज्योतक की लोकेशन पता चल गई। ये किसी भी तने या जड़ भी तो नीचे की ओर बढ़ती है, तो जड़ को भी आगे बढ़ाने के लिए उसकी टिप पे यानी उसके लास्ट सिरे पे क्या पाया जाएगा, शीर्षस्थ विभज्योतक। तो लोकेशन याद रखो शीर्षस्थ की, ये तने अथवा जड़ और पत्तियों में भी पाया जा सकता है, तो ये तने में और जड़ में उसके शीर्षस्थ लोकेशन पे पाया जाता है, यानी सिरे पे पाया जाता है, इसलिए इसको शीर्षस्थ विभज्योतक बोल दिया। ये क्या काम में आता है, ये पौधे की लंबाई बढ़ाने में, तने और जड़ों की लंबाई बढ़ाने के काम में आता है, और इसको प्राथमिक वृद्धि करता है। ये जो शुरुआत में वृद्धि होती है, पौधा हाइट में बढ़ता है और उसकी जड़ें जमीन में जाती है, इस वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वो किसके लिए जिम्मेदार है, प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। पौधा जब शुरू से बड़ा होता है तो प्राथमिक वृद्धि करता है, शीर्षस्थ विभज्योतक उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। एक काम हो गया।
फिर आपने देखा ये दो यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर कर रखा है मैंने साइडों में, तो ये साइड में पाया जाता है। जैसे अब तना बढ़ तो रहा है लेकिन उसको मोटा होना है, तो मोटा होना है तो उसको इधर की कोशिकाएं विभाजित होनी है। अब जैसे मैं हूं, मेरे को मोटा होना है तो इधर से ऐसे मोटा होगा व्यक्ति, तो यहाँ की कोशिकाएं विभाजित होंगी तो ऐसे मोटा होगा। तो ये वाला जो पाया जाता है इधर का एरिया में जो भी विभज्योतक पाया जाता है उसको पार्श्वीय विभज्योतक बोल देंगे। पार्श्वीय यानी लेटरल साइड वाले पार्श्व में पाए जाते हैं। तो ये जो विभज्योतक दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, तो ये वाला कौन सा विभज्योतक है? पार्श्वीय विभज्योतक। तो इसका कोई भी काम पूछ ले, पार्श्वीय विभज्योतक क्या करता है? तो ये तने की, टहनियों की, जड़ों की मोटाई बढ़ाता है। भाई क्या बढ़ाता है? मोटाई बढ़ाता है, या बोल सकते हो परिधि बढ़ाता है। परिधि, तो ये परिधि, मोटाई बढ़ जाएगी तो परिधि भी बढ़ जाएगी, थोड़ा वर्ड का ध्यान देना। तो शीर्षक विभज्योतक प्राथमिक वृद्धि करता है, ये तने और जड़ों की क्या बढ़ाता है? लंबाइयां बढ़ाता है, ये प्राथमिक वृद्धि करता है। इंपॉर्टेंट याद हो गया। पार्श्वीय विभज्योतक साइडों में पाया जाता है, इसका काम तने, जड़ों आदि की मोटाई बढ़ाना है, और इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। पौधा एक बार बढ़ जाता है फिर ज्यादा ये विभाजित होती है। तना मोटाई बाद में ज्यादा लेता है, शुरुआत में बहुत कम लेता है। तो क्या एक और बच गया, तो शीर्षक हो गया। दूसरा कौन है? पार्श्वीय विभज्योतक, ये भी हो गया, डायग्राम में दिख गया। एक अंतर्विष्ट विभज्योतक भी होता है, इसके नाम में पता है अंतर्विष्ट मतलब है ये तने और जड़ में कहीं बीच बीच में पड़ा हुआ रहता है। जैसे परमानेंट टिश्यू है, यहाँ बीच में थोड़ा सा विभज्योतक आ गया, फिर परमानेंट टिश्यू है, फिर बीच में विभज्योतक आ गया। तो ये कुछ पौधों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे बांस वगैरह। बांस का एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ बांस, तो बांस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसे बीच बीच में उसके ऐसा होता है। तो यहां पे वो ये विभज्योतक पाया जाता है। यहां पे ये बीच बीच में ये जो पर्वसंधि बोलते हैं इनको, संधि, जॉइंट, जॉइंट देखे होंगे बांस का जॉइंट देखा हुआ है, तो बांस के अंदर ये जॉइंट पाए जाते हैं, वहां पे ये विभज्योतक ऐसे पाया जाता है, ऐसे। अब जब इनमें विभाजन होगा तो इस पूरी पर्वसंधि, इसकी हाइट यानी लंबाई बढ़ेगी। जैसे इसका ये है पर्वसंधि और ये दो जॉइंट है ऐसे। अब यहाँ विभाजन होगा तो ये यहाँ से इधर लंबाई बढ़ाएगी, यहाँ विभाजन होगा तो इधर लंबाई बढ़ाएगी। तो क्या होगा? उससे बांस की लंबाई बढ़ती है, ऐसे बीच बीच में विभज्योतक पाया जाता है। तो ये बीच बीच के अंदर जो दिख रहा है, देखो ये बीच बीच में, यहाँ तो दूसरा उत्तक है, यहाँ दूसरा उत्तक है, बीच में विभज्योतक आ गया, विभाजन करने वाली कोशिका आ गई एक प्लेट की तरह। तो ये वाला जो होता है, ये वाला होता है, ये क्या कहलाता है? अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो ये डायग्राम याद रखना, ये बुक का डायग्राम है, आपको बना के आना है। आपको देखो चित्र, देखो क्या लिखा है नीचे, किसी पौधे में विभज्योतक की स्थिति, पोजीशन, कि वो कहां पे स्थित है। तो तीनों याद हो गए। शीर्षक शीर्ष पे पाया जाएगा, पार्श्व में पाया जाएगा, अंतर्विष्ट बीच बीच में पाया जाएगा। एग्जाम्पल बता दिया तुम्हें बांस, तो वो बांस दोनों तरफ से बढ़ता रहता है। फिर जैसे ये बांस का है तो यहाँ पे इधर से भी बढ़ता रहेगा, इधर से भी बढ़ता रहेगा, तो ऐसे सारे बढ़ते 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 बांस बहुत लंबा हो जाता है। घास में भी यही पाया जाता है, जिनमें भी ये पर्वसंध्या टाइप कुछ पाया जाता है उनमें ज्यादा पाया जाता है। कई बार इन पर्वसंधियों के विभाजन होने से इनमें से देखो शाखाएं निकल के आ जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि यदि आपने किसी पौधे का ऊपर का सिरा उड़ा दिया तो फिर नीचे की तरफ शाखाएं निकल आती हैं, उन जॉइंट से निकलती हैं। तो उन जॉइंटों पे जो जॉइंट होते हैं शाखाओं में बीच में जॉइंट, जिनको पर्वसंधि बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलेंगे? पर्वसंधि जॉइंट। तो इसको तो बोल देंगे पर्व और इसको बोल देंगे पर्वसंधि। तो ये जो जॉइंट्स में से जो शाखाएं निकलती है वो किस विभज्योतक के कारण निकलती है? अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो तीनों के काम पता चल गए होंगे आपको, ये पौधों में पाए जाते हैं। तो आप डायग्राम बना लो, फिर इन तीनों को अपन अच्छे से लिख देते हैं। बहुत सिंपल था इनको लिखना, यदि आपको डायग्राम से सब याद है तो लिखना बहुत आसान है। आप डायग्राम बनाओ, ये पूरा लिखो। तीनों को मैंने लिख दिया है, बहुत ही ईजी है समझने के बाद में। दो दो तीन तीन लाइनें इनमें लिखनी है आप लोगों को। शीर्षक विभज्योतक ये जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर पाया जाता है, सिंपल, जिसे इनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। याद कर लेना, कंपटीशन में आता है। प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार विभज्योतक कौन होता है? शीर्षक विभज्योतक। ठीक है, याद रखना। पार्श्व विभज्योतक तने व जड़ की मोटाई बढ़ानी हो, परिधि बढ़ाने के लिए पार्श्व विभज्योतक जिम्मेदार है। इस प्रकार की वृद्धि द्वितीयक वृद्धि होती है।
तो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन सा विभज्योतक है? पार्श्वीय विभज्योतक, जो साइड से पौधों को बढ़ाएगा तो मोटाई बढ़ाएगा तने की और इनकी। अंतर्विष्ट विभज्योतक, यह विभज्योतक कुछ पौधों में पर्वत संधियों के पास पाया जाता है। ये पर्वत संधि समझा दिया मैंने, जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं पर्वत संधि, पास पाया जाता है। उदाहरण जैसे बांस और घास। दो लाइनें याद करनी है शीर्षक और इनका डायग्राम, एक सम्मिलित डायग्राम बना दिया। अब एग्जाम में कोई अकेला आ जाए तो अकेले का डायग्राम बना के आ जाना। जैसे शीर्ष वाला आया तो तना बनाया, शीर्ष पे रंगीन करके बता दिया, शीर्षक हो गया। पार्श्व वाला आया तो अलग डायग्राम बना के आ जाना। तो उन तीनों को 3 डायग्राम में बांट सकते हो आप लोग। तो तीनों पूरे हो चुके हैं आपके। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन सुनो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये जो विभज्योतक उत्तक होता है ये बहुत फास्ट विभाजन करता है। आपने देखा होगा पौधे कितनी तेजी से हाइट लेते हैं। ये घास वगैरह बांस से तो बहुत तेजी से हाइट लेते हैं, तो इनका मतलब इनमें बहुत उच्च गति का विभाजन पाया जाता है विभज्योतक उत्तक में। इनमें ऐसी कैसी कोशिकाएं हैं? तो ये कोशिकाओं में कुछ विशेष गुण होते हैं। जो विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ स्पेशल होता होगा, तभी तो ये इतना फास्ट विभाजन करती होगी। तो आपके सिलेबस में ध्यान रखना, यहाँ आएंगे जो विभज्योतक उत्तक है उसकी कोशिकाओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आता है यहाँ से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या भाई देखो, फास्ट विभाजन करती है तो उसके कुछ गुण अपने आप ही बढ़िया बढ़िया याद करने हैं। कि वो फास्ट विभाजन करती है तो उसमें एक बड़ा तो केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, क्योंकि केंद्रक होना बहुत जरूरी। विभाजन फास्ट करना है तो केंद्रक, डीएनए किसमें होता है? केंद्रक में। तो बढ़िया केंद्रक होता है, सुस्पष्ट और बड़ा केंद्रक पाया जाता है। और ध्यान रखना ये फटाफट विभाजन होता है। तो इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही पतली होती है, नाक के बराबर, बहुत पतली, क्योंकि नई कोशिकाएं बनती हैं तो इनमें भित्ति बहुत ही पतली होती हैं। तो 2-3 काम हो गए, तो भित्ति वाला याद हो गया। और इनमें रसदानी नहीं होती हैं। आपने पढ़ाया था पिछला चैप्टर याद करो, पादप कोशिका के अंदर एक बड़ी सी रसदानी होती थी बीच में, केंद्रीय रसदानी, जो 50 से 90% आयतन कोशिका का घेरती थी। लेकिन इन कोशिकाओं में, विभज्योतक कोशिकाओं में रसदानी या तो होती नहीं है, प्राय नहीं होती है, होती भी है तो बहुत ही छोटी होती है। लेकिन आपकी बुक ने तो यही लिख रखा है कि रसदानी प्राय नहीं पाई जाती है। तो रसदानी नहीं होती तो ये खाना वाना इकट्ठा करने का इनके लिए काम ही नहीं है। ये फटाफट विभाजित होती रहती है, खूब सारी नई कोशिकाएं बनाती हैं, तो इनको सक्रिय रहना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हो ये कोशिकाएं अति सक्रिय होती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो इनमें कोशिका द्रव्य बहुत ही ज्यादा बढ़ावा रहता है, क्योंकि यदि आपको विभाजित होना है ना तो कोशिका द्रव्य बहुत परफेक्ट चाहिए। तो इनमें कोशिका द्रव्य बहुत ज्यादा बढ़ावा रहता है। और इन कोशिकाओं को बीच में स्थान नहीं पाया। जैसे उत्तक को आप देखोगे ना तो इनमें कोशिकाएं आपस में एकदम टाइटली चिपकी हुई रहती हैं, 2 कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं मिलता है। तो इतने गुणों को यदि आपने सिस्टमेटिक लिख दिया तो एक शानदार प्रश्न तैयार हो जाएगा कि विभज्योतक की कोशिकाओं के गुण क्या क्या हैं। तो मैं हेडिंग डाल के, आप हेडिंग डाल लीजिए विभज्योतक कोशिकाओं के गुण, और उसमें 5-6 पॉइंट लिख लेते हैं बढ़िया, एक बार और समझ लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ विभज्योतक उत्तक भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए, ये प्रश्न आने लायक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विभज्योतक कोशिका के गुण, हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, अतः विभाजन का गुण पाया जाता है। बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होती हैं, याद हो जाएगा। बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, ध्यान रखना इन कोशिका द्रव्य बहुत ज्यादा, क्योंकि रसदानी नहीं होती तो कोशिका द्रव्य खूब भरावा रहता है इसके अंदर। पतली कोशिका भित्ति होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोशिकाएं पकती नहीं है, ज्यादा उम्र दराज नहीं होती है, फटाफट विभाजित होती रहती है, तो इनमें कोशिका भित्ति ज्यादा बन नहीं पाती है, तो पतली कोशिका भित्ति होती है, ध्यान रखना। फिर स्पष्ट व बड़ा केंद्रक होता है। यदि आपको एक्टिव बनाना है कोशिका को तो उसका ब्रेन बड़ा होना चाहिए, ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। यदि आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा तो आप ज्यादा क्रियाशील रहेंगे। तो वो ये वाली बात है, स्पष्ट व बड़ा केंद्रक होता है। रसदानी प्राय नहीं होती है, रसदानी इनमें नहीं होती है। रसदानी चाहिए उन कोशिकाओं को जो स्थायी उत्तक होते हैं, उनको भोजन को स्टोर करना है, इनको भोजन को स्टोर नहीं करना, ये तो तुरंत भोजन यूज करती हैं और विभाजित हो जाती हैं। तो याद करना है, कोशिकाओं के बीच स्थान नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। तो सारे गुण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी कोशिकाओं के बीच में स्थान नहीं मिलता, जिनको अंतराकोशिक स्थान बोलते हैं। 2 कोशिकाओं के बीच का गैप वो नहीं मिलता आपको। तो बहुत ही 1 2 3 4 5 6 गुण हैं। अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, कोशिका द्रव्य खूब सारा होता है, कोशिका भित्ति पतली होती है, और केंद्रक बड़ा और स्पष्ट होता है, रसदानी प्राय नहीं पाई जाती हैं, और बीच में गैप नहीं पाया। बस ऐसे याद कर लो, अंगुलियों पे 6 टिप्स याद हो गए फटाफट।
तो आज को आपने उत्तक को बड़े ही नॉर्मल बढ़िया तरीके से बढ़िया से याद कर लिया है। आपने आज विभज्योतक खत्म कर दिया है। तो कम से कम कहीं ना कहीं 1% तो पक्का देखने को मिलने वाला है इसका। 9th क्लास में एक क्वेश्चन तो विभज्योतक से आ ही जाएगा। डायग्राम वगैरह सीख लिया, कैसा विभज्योतक होता है, किधर हाइट बढ़ती है, क्या होता है। तो आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस क्लास को देखने के बाद में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।